देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 से 23 रुपए की कटौती हो सकती है। यानी जो पेट्रोल अभी आपको 95 से 105 रुपए के आसपास मिल रहा है प्रति लीटर, वो आपको अब 70 से 75 रुपए प्रति लीटर का मिलने लगेगा। अब आप कहेंगे कि कीमतों में ये कटौती कब से लागू होगी, तो इसका जवाब छुपा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान में। पुरी साहब ने कहा कि वो पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा होने पर ईंधन की महंगी कीमत से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन खत्म हो गया, नई सरकार का गठन हो गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो इलेक्शन से पहले कम की जाती थी, ये आप सुनते आ रहे होंगे, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले और मुझे वोट मिले। फिर अचानक सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करना, जीएसटी के दायरे में लाने की बात क्यों सूझी? इसके अलावा पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल और डीजल की नई कीमत, या यूं कहें तो प्राइस बिल्डअप क्या होगा? इसके अलावा इस पूरे मामले पर देश के इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जीएसटी वाली बात से कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। उस वक्त 5 पेट्रोलियम उत्पादों को इससे बाहर रखा गया था, जिनमें डीजल और पेट्रोल के नाम शामिल थे। दलील उस समय ये दी गई कि इन दोनों से होने वाली कमाई पर केंद्र और राज्य बहुत ज्यादा निर्भर है, यानी इन पर भारी भरकम टैक्स से केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईंधन की कीमतों में 50% से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इस बात को आंकड़ों से समझिए, वो भी आसान भाषा। वर्तमान में पेट्रोल की खुदरा कीमत में लगभग 55% तक केंद्र और राज्य के करों का हिस्सा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपए प्रति लीटर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में डीलर को पेट्रोलियम कंपनी से मिलने वाले पेट्रोल के दाम 55.69 रुपए प्रति लीटर। इसमें 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 3.77 रुपए का डीलर कमीशन और 15.40 रुपए का वैट लगाया जाता है। इस तरह ग्राहकों तक आते आते 55.69 रुपए का पेट्रोल 94.76 रुपए प्रति लीटर का हो जाता है। इसी तरह डीजल के दाम भी तय होते हैं। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर पुरी साहब की बात मान ली जाती है, यानी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है, तो क्या होगा? जीएसटी कब लाया गया था, ये तो हमने आपको कहानी की शुरुआत में बता ही दिया। अब आगे की कहानी समझिए। मौजूदा समय में जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब, एक 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा यानी अंतिम 28% में बांटा गया। अगर 28% वाले सबसे महंगे स्लैब में अगर ईंधन को यानी पेट्रोल और डीजल को रखा जाए, तब पेट्रोल की कीमतें मौजूदा रेट से काफी कम हो जाएगी। इस बात को भी आंकड़ों से आसान भाषा में समझिए। 55.66 रुपए के डीलर प्राइस पर यदि 28% की दर से जीएसटी लगाया जाए तो यह आंकड़ा जो है, यानी पेट्रोल की खुदरा कीमत जो है, मात्र 72 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ सकती है। यानी पेट्रोल की खुदरा कीमत में 22 से 23 रुपए तक की कमी हो सकती है। अब हरदीप सिंह पुरी के जीएसटी वाले बयान का क्या मतलब है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। देश में एनडीए की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन बीजेपी 400 के पार का नारा दे रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली। कम सीटें आने की वजह देश में महंगाई, बेरोजगारी को माना जा रहा है। इसलिए सरकार चाह रही है कि पेट्रोल और डीजल, जो आम आदमी की रोजमर्रा की चीज है, उसमें कमी लाकर जनता को बढ़ती हुई महंगाई से राहत दी जा सके। अब अगला सवाल यह आता है कि केंद्र और राज्य की सरकारें जिस चीज से मोटा माल कमा रही, वो पैसों को कैसे त्यागे? या दूसरा सवाल यह है कि जीएसटी के दायरे में लाने से जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई केंद्र और राज्य की सरकारें कैसे करेंगी? इस सवाल पर पूर्व पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्र कहते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में सालाना हजारों करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता है। मान लीजिए इस पर 1 रुपया ही राज्यों ने वैट लगाया, तो आप आसानी से राज्यों और केंद्र सरकार को होने वाले फायदे और नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में जीएसटी के दायरे में लाने के लिए दोनों को अपनी अपनी कमाई का मोह होता है, उसको छोड़ना होगा, तभी ये कड़ा फैसला लिया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि नुकसान का आंकड़ा इन उत्पादों की बिक्री और टैक्स के आधार पर हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। जैसे आंध्र प्रदेश को ज्यादा नुकसान होगा, वहीं झारखंड को कम नुकसान होगा। अब इस बात को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो
तो परेशान मत होइए। असल में राज्यों में वैट की अलग अलग दरों की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों भी राज्यों के अनुसार अलग अलग तय होती है। दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत पर 35 रुपए के आसपास का टैक्स लगता है, जिसमें से तकरीबन 20 रुपए केंद्र सरकार की झोली में जाता है, तो राज्य सरकार लगभग 10 रुपए की कमाई करती है। वहीं आंध्र प्रदेश में 31%, कर्नाटक में 25.92%, महाराष्ट्र में 25%, झारखंड में पेट्रोल पर 22% के करीब जो है वैट जो है वसूला जाता है। वहीं डीजल की बात करें तो इस पर आंध्र प्रदेश में 22%, छत्तीसगढ़ में 23%, झारखंड में 22 और महाराष्ट्र में 21% वैट लगता है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इसकी अलग अलग रेट्स में वसूली की जाती है, यानी वैट वसूला जाता है। पूर्व पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्र के अलावा इस पूरे मामले पर अरुण कुमार इकोनॉमिस्ट से जब हम लोगों ने बात की तो क्या क्या बातें सामने निकली, आप खुद ही सुनिए। अरुण सर, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी जी के बयान को कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये टालने वाली बात है। अगर केंद्र सरकार दाम कम करना चाहती है पेट्रोलियम गुड्स के, तो वो अपना जो टैक्स एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दे तुरंत, और तुरंत दाम कम हो जाएंगे। अभी जीएसटी की बात है तो जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ेगा, और क्योंकि दो चीजें जो हैं वो कैश काउ मानी जाती हैं, यानी उनसे रेवेन्यू बहुत आता है और इसीलिए उनको जीएसटी से बाहर रखा गया। एक तो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा ये पेट्रोलियम गुड्स, क्योंकि इसमें रेवेन्यू बहुत आता है। तो जब ये राज्यों को समझाया था सेंटर ने, अरुण जेटली जी ने, कि तो उन्होंने कहा था कि ये आपके पास रहेगा, अगर आपका रेवेन्यू कम होगा तो आप इससे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू जब बढ़ाना है या कम करना है, तो आपका जो सेंटर का है वो आप कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, उसी तरह स्टेट्स का है आप कम कर दीजिए बढ़ा दीजिए। तो इसलिए अगर हरदीप पुरी जी चाहते हैं कि तुरंत जो दाम कम हो जाए इन चीजों के, तो तुरंत जो सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दे, क्योंकि जो आपका पेट्रोलियम या जो डीजल जो है उसमें करीब करीब 40 से 50% तक तो टैक्स का ही कॉम्पोनेंट है। ये टैक्स का कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा तो लेकिन इससे परेशानी क्या होगी कि जो सेंटर का रेवेन्यू कम हो जाएगा। जब सेंटर का रेवेन्यू कम होगा तो डेफिसिट जो ज्यादा बढ़ जाएगा, और सेंटर वो डेफिसिट बढ़ाना नहीं चाहेगा। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। यानी रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आपका जितना पहले रेवेन्यू आ रहा था उतना रेवेन्यू आता रहे, नहीं तो आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू छोड़ रहे हैं तो आप रेवेन्यू कहाँ पे बढ़ाएंगे, किस चीजों पे आप जो बढ़ाएंगे? तो अगर यहाँ पे राहत मिलेगी पब्लिक को, तो कहीं और अगर आपने जो जीएसटी बढ़ा दिया तो वहां पे जो असर होगा। या अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना तो सिर्फ बजट में हो सकता है, तो क्या सरकार चाहेगी कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, क्या उसको बढ़ाना चाहेगी? तो वहां पे भी नहीं लगता, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स तो 2019 में कम किया गया था। इनकम टैक्स में सरचार्ज लगाया गया है, जो 50 लाख से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर जो आमदनी कमाते हैं, तो क्या उनका सरचार्ज और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? तो इसलिए ये बात अपने आप में अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, और ये मुझे लगता है टालने की बात है। ओके। अरुण सर, दूसरा सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए सरकार करना भी चाहेगी तो उनके सामने क्या-क्या चुनौतियां आएंगी? जैसे इस बार जो मोदी सरकार कह रही थी कि 400 का पार का जो आंकड़ा दे रही थी, लेकिन जो हकीकत है 240 सीट और कोalition की सरकार है। अब 240 प्लस टीडीपी प्लस जेडीयू के सांसद मिलाएं तब जाकर सरकार का गठन हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर मान लीजिए करना भी चाहे, अगर विल पावर की जो बात की जाती है, अगर वो हो भी सरकार में, तो क्या-क्या चुनौतियां आएंगी सर? देखिए, ये विल पावर की नहीं है, मुझे लगता है रेवेन्यू की बात है। क्योंकि जब आप जो टैक्स कम कर देंगे, अगर जो कहा जा रहा है कि टैक्स हम कम कर देंगे या जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो इनपुट क्रेडिट दिया जाएगा। इनपुट क्रेडिट देने का मतलब है कि आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू कम होगा तो आपके पास जो डेफिसिट बढ़ेगा उसको आप कैसे भरपाई करेंगे? यही मैंने अभी कहा कि वो भरपाई करने के लिए या तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे या डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और नहीं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे उनकी परेशानी तो और ज्यादा है, क्योंकि उनको वो तो अपना डेफिसिट है, उनको 3% का लिमिट है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है स्टेट का, उसका 3% से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेंटर तो बढ़ा सकता है, सेंटर का इसलिए 6% 7% भी डेफिसिट चला है। तो सेंटर के लिए ज्यादा आसान है काटना, पर सेंटर ने काटा नहीं है पिछले 2 साल से। और जब ये एनर्जी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये एनर्जी में आते हैं। जब एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं तो सब चीज का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अगर सरकार को इन्फ्लेशन कम करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करके डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ये चैलेंजेस सेंटर के सामने कि डायरेक्ट टैक्स कैसे बढ़ाएगी वो।
जी, जी, जी। सर आपने ठीक कहा कि मान लीजिए अगर ₹100 के आसपास अगर पेट्रोल है तो उस पर ₹55 70 पैसे ही पेट्रोलियम कंपनी से मिलता है पेट्रोल का दाम। इसके बाद जो एक्साइज़ ड्यूटी ₹20 के आसपास जुड़ता है, ₹3.77 का डीलर कमीशन और ₹15 से अधिक का वैट लगाया जाता है। तब ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर ₹94-95 के आसपास आ जाता है। लेकिन सर जीएसटी में आएगा तो मान लीजिए जीएसटी में तो सर मेरे हिसाब से एक जो 4 जो टैक्स के स्लैब है सर 5%, 12%, 18% और 28%, उस हिसाब से देखा जाए तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अगर ₹55 के हिसाब पर अगर आप 28% जो सबसे उच्चतम दर है, उसको लगाया जाए तो ये आंकड़ा ₹72 के आसपास बैठेगा। 22 से ₹25 की जो पेट्रोल में जो कीमतों में जो है, वो सीधे-सीधे कटौती हो जाएगी। तो क्या सर जैसा कि आप बार-बार कह रहे हैं कि नहीं ये अमली जामा इसको पहनाने में बहुत दिक्कतें आएँगी। तो सर अगर अगर ऐसा किया जाए तो भरपाई कैसे होगी सरकार की? मान लीजिए अगर ₹100 का भी जो टैक्स पे लग रहा है पैसा और अब अगर ₹72 बेचेंगे तो जो दिक्कतें आ रही हैं जैसा उसको और विस्तार से आसान भाषा में समझाइए सर। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने 28% लगाया, तो जी, एक प्रावधान ये भी होता है कि उसके ऊपर आप जो है ऊपर से सेस भी लगा सकते हैं। जी, क्योंकि जैसे कि और जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स के ऊपर किसी के ऊपर 15%, किसी के ऊपर कितना, तो उतना आप और कर सकते हैं। पर जी, फिर बात तो वहीं आ जाएगी, अगर आपने वो लगा के उतना ही टैक्स कलेक्ट किया, तो जीएसटी के अंदर है, जीएसटी के बाहर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी, इसीलिए मैंने कहा कि अगर हरदीप पुरी जी चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, तो आज कर सकती है, उसको जो जीएसटी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो जी, अपना एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दे, जो चार्ज जी, करती है उसमें ₹20 की कटौती कर दे, तो तुरंत जी, जो दाम कम हो जाएँगे। जी, लेकिन जी। 2 चीज़ें और जिनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, सर हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका 85% हम विदेशों से मँगवाते हैं। जी, तो अगर हम जो है दाम कम कर देते हैं और इसकी खपत बढ़ जाती है, तो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज का आउटगो बढ़ जाएगा। फ़ॉरेन जी, एक्सचेंज का आउटगो बढ़ने से जो हमारा जो डेफ़िसिट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेफ़िसिट ऑलरेडी काफ़ी हमारा है, जो जी, ट्रेड अकाउंट पे है। अच्छा, जी, दूसरी बात ये है कि इसका अगर इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो पर्यावरण पे असर पड़ेगा। तो पॉल्यूशन पर्यावरण पे भी जो असर पड़ेगा, उसका भी हमें जी, ध्यान रखना पड़ेगा कि सर पेट्रोलियम पदार्थ जब ज़्यादा देश में इस्तेमाल होंगे, तो हमारा जी, पर्यावरण की वजह से एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना तो ऑलरेडी हो रहा है बहुत। मतलब कभी एग्ज़ैक्टली बारिश गलत समय पे आ जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो जी, उसका हमारी खेती पे असर पड़ रहा है। तो यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो दाम कम या ज़्यादा करने की बात है, वो जी, बहुत एक मैक्रो बात है। वो जी, मैक्रो बात रेवेन्यू से जुड़ी है, वो हमारे ट्रेड से जुड़ी है, वो हमारे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो ये जी, सब चीज़ों को ध्यान देते हुए एक मैक्रो व्यू लेने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ जी, एक मतलब जल्दबाज़ी में कह देना कि हम उसको जीएसटी में ले आएँगे, वो मुझे लगता है सही नहीं है। जी, उसको जो जीएसटी में लाना, उसके साथ रेवेन्यू वगैरह की बात है, अब उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे बढ़ा पाएँगे, कितना बढ़ा पाएँगे? अगर जी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए तो फिर तो जो इन्फ्लेशन रेट तेज़ ही हो जाएगा। तो जी। इसलिए ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक साथ। जी, जी। सर आपने अभी किसानी का मुद्दा उठाया, वेदर इम्बैलेंस को लेकर बात कही। सर ओवरऑल अगर देखें कि अगर ये इकोनॉमी पर क्या मोटा-मोटी अगर असर पड़ेगा मैक्रो और माइक्रो दोनों पर विस्तार से बताइएगा? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा डेफ़िसिट होता है, जी, उसका मतलब होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं सरकार के तौर पे। जी, जी, तो जब हमारी डिमांड कम होती है, तब तो वो सही रहता है। पर अगर जी, डिमांड हमारी पूरी है, तो वो अगर हम डेफ़िसिट बढ़ा देते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। जी, उससे जो है दाम और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो जी, एक तरफ आप जो है उसका वो कम करेंगे, जी, अपना जो दाम जो पेट्रोलियम पदार्थों जी, का, जी, दूसरी तरफ डेफ़िसिट बढ़ा दिया। या फिर जी, अगर डेफ़िसिट नहीं बढ़ाना है, तो आपको कहीं न कहीं कटौती करनी पड़ेगी। जैसे कि जी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे। अगर वहाँ पे आप कटौती करेंगे, तो उससे फिर हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जी, इसलिए जो ये जो बात है कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आए, वो जी, तभी संभव है जबकि हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने को तैयार हैं। अगर जी, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो हमें फिर जो डेफ़िसिट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एक परेशानी होगी। दूसरी तरफ जी, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का है, उसमें क्या होगा कि जब दाम कम हो जाएँगे, तो लोग इस पे खपत ज़्यादा करेंगे। खपत जी, ज़्यादा करने से हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 85% अभी तो इम्पोर्टेड है, उस समय जी, और बढ़ के 90% हो सकता है इम्पोर्टेड होगा, तो फ़ॉरेन एक्सचेंज का आउटगो बाहर चला जाएगा। जी, फिर जी, आपने किसानी का ज़िक्र किया, किसानी में फ़ायदा ये होगा कि डीज़ल सस्ता हो जाएगा, तो जो मतलब वहाँ पे जो खेती फूड में इन्फ्लेशन इस्तेमाल है, वो उसका जो दाम कम हो जाएगा। जी, लेकिन जब अगर पर्यावरण पे असर पड़ा, उससे जो हमारे जो है गर्मी में असर पड़ गया और हमारे बारिश पे असर पड़ गया, तो उसमें जी, फसल का नुकसान हो जाएगा।
तो जितना जी फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जी तो इसलिए जी ये जो एक मैक्रो की हमारी बात है, वो जी मैक्रो की बात माइक्रो से जुड़ी है कि खेती से जुड़ी है, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, वो हमारे जी लोकल जो बॉडी के डेवलपमेंट से है, वो हमारे डेफिसिट और जब मैक्रो में हमारी डिमांड के उस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए जी एक बहुत सोच समझ के हमें ये सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जी एनर्जी एक बहुत क्रिटिकल चीज है जो हर चीज के उत्पादन में काम आती है। तो जी उसका जो एनर्जी के जो दाम बदले जाते हैं, तो जी उसका असर सारी की सारी चीजों के उत्पादन पे असर पड़ता जी, है। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया अरुण सर, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। आपने समझाया कि कैसे ये जो बातें कही जा रही हैं, ये देश, किसान और इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट करेगी ही, बल्कि क्रूड कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल से भी जुड़ा हुआ ये मामला है, वहाँ भी इम्पैक्ट होगा। तो इसी तरह देश और दुनिया और बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा-तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद, अरुण सर। नमस्ते।